वर्ल्ड व्यू में इस सप्ताह गल्फ वॉर 3.0 के तीसरे हफ्ते में भारतीय कूटनीति ने रफ्तार तेज कर दी है, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच हमलों का नया टारगेट अब ऊर्जा का बुनियादी ढांचा हो गया है। व्यापार ठप हो गया है। दक्षिण एशिया इससे कैसे प्रभावित होगा और अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में भारत की विदेश नीति के लिए इसका क्या अर्थ है? नमस्कार, द हिंदू में वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासनी हैदर। जैसे जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, इसे समाप्त करने के लिए भारतीय कूटनीति पूरी सक्रिय हो गई है, जिसे कई लोग पिछले कुछ हफ्तों से भ्रमित संकेतों और मिश्रित संदेशों के रूप में देख रहे थे। यह कदम तब उठाए गए जब पश्चिम एशिया में युद्ध काफी बढ़ गया और इसका दर्द दुनिया भर के उपभोक्ताओं को महसूस होने लगा। सबसे पहले खामनेई की हत्या के हफ्तों बाद अमेरिकी और इजरायली हमलों में दो प्रमुख ईरानी नेता भी मारे गए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी और IRGC के कमांडो बल बसिस के प्रमुख। इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर बमबारी की। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ निर्यात के लिए ईरान की अधिकांश हीटिंग और खाना पकाने की गैस मुहैया कराता है। ये नागरिक बुनियादी ढांचे को साफ साफ लक्ष्य करने वाला पहला हमला था। याद रखिए कि खार द्वीप पर हुए पहले अमेरिकी हमलों ने सिर्फ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। ईरान की प्रतिक्रिया भीषण थी। इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं। साथ ही पूरे क्षेत्र में अमेरिकी दूतावासों और सऊदी अरब, कुवैत, UAE और ओमान के तेल ठिकानों और जहाजों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन विशेष रूप से कतर को। ईरान ने कतर की प्रमुख रास लफान गैस सुविधा पर हमला किया। अधिकारियों का अनुमान है कि उनके गैस उत्पादन का 17% हिस्सा प्रभावित होगा, जिसकी मरम्मत में 3 से 4 या 5 साल तक का समय लग जा सकता है। अंततः अमेरिका ने इन हमलों से खुद को दूर कर लिया। ईरान ने कहा कि वो तब तक संयम बरतेगा जब तक कि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाता, और इजरायल के प्रधानमंत्री ने उन हमलों को न दोहराने का वादा किया। तथ्य संख्या 1, इजरायल ने दक्षिण पार्स गैस परिसर के खिलाफ अकेले कार्रवाई की। तथ्य संख्या 2, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए कहा और हम रुके हुए हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर, UAE, ओमान, जॉर्डन, कुवैत, मलेशिया और फ्रांस सहित 7 देशों के नेताओं से बातचीत की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने ईरान, इजरायल और UAE के अपने समकक्षों से भी बातचीत की। इस बात तो याद रखें, भारतीय अधिकारी ब्रिक्स के 10 देशों के समकक्षों के साथ भी बातचीत में हैं, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, साथ ही मिस्र, इथियोपिया, UAE और ईरान के साथ साथ इंडोनेशिया से भी उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन UAE और ईरान अब खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों को लेकर आमने सामने हैं। ये दोनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं और इसके चलते कूटनीति मुश्किल हो रही है। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ब्रिक्स के कुछ सदस्य, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति में सीधे तौर पर शामिल हैं। इसने स्पष्ट रूप से चल रहे संघर्ष पर एक साझा ब्रिक्स स्थिति बनाने में आम सहमति को प्रभावित किया है। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में हम ब्रिक्स सदस्यों के बीच बातचीत हो, इसकी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इसके बावजूद भारत द्वारा प्रयास शुरू करने के 1 हफ्ते बाद भी अब तक ब्रिक्स का बयान नहीं आया है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जहां प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में शामिल अन्य सभी देशों से संवाद और कूटनीति की आवश्यकता के बारे में बात की, वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आखिरी बार 2 मार्च को बात की थी, यानी 3 हफ्ते पहले।
हमने पिछले वर्ल्ड व्यू में ये भी कहा कि इस युद्ध भारत कैसे प्रभावित है, साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, इस पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। तो इस संस्करण में आइए आपको बताते हैं कि दक्षिण एशिया का क्या हाल है। शुरुआत में दक्षिण एशिया में दुनिया के 30% युवा रहते हैं, जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है। इस युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक मंदी उनके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। याद रखिए, पहले से ही 2.5 करोड़ दक्षिण एशियाई, जिनमें 1 करोड़ भारतीय हैं, खाड़ी देशों में रहकर काम कर रहे हैं। वे सभी प्रभावित हैं। ऊर्जा, गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी, परिवहन मार्ग अवरुद्ध है, बल्कि इनमें से कई सुविधाएं प्रभावित हुई हैं या बंद हो गई हैं। ये पूरे दक्षिण एशिया में परिवहन, खाना पकाने, विनिर्माण और कई अन्य गतिविधियों को प्रभावित करने वाला है। चिंता का एक कारण ये भी है कि स्वच्छ ईंधन की कमी के साथ साथ उपमहाद्वीप में बहुत से लोग मिट्टी के तेल, केरोसिन, कोयले और जलने वाली लकड़ी की ओर लौट सकते हैं, जो क्षेत्र के कार्बन लक्ष्यों और वायु प्रदूषण के खिलाफ किए गए प्रयासों को बड़ा झटका पहुंचाएगा। तीसरा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का बंद होना ट्रांजिट ट्रेड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और ईरान ने ये कई स्थानों पर किया है। ये पूरे दक्षिण एशिया के व्यापार के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। इससे निर्यात राजस्व पर असर पड़ेगा। न केवल ऊर्जा क्षेत्र में, बल्कि व्यापार के आयात पर भी असर होगा। चौथा बिंदु पर्यटन और विमानन उद्योग का नुकसान है, जो दक्षिण एशिया को खास तौर पर प्रभावित करता है, जहां नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और यहां तक कि भारत जैसे देश विशेष रूप से पर्यटन राजस्व पर निर्भर है, जो उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 8% से 20% है। पांचवा बिंदु वास्तव में दक्षिण एशिया में बढ़ते संघर्ष का सबब है। शुरुआत में इस सप्ताह अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले हुए, जिसमें एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला भी किया गया था। इसमें 400 लोग मारे गए थे। इसे अन्य देशों द्वारा पश्चिम एशिया के युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसे इस कार्यवाही के लिए मूक सहमति मिल सकती है। अमेरिका ने वहां पाकिस्तान की कार्रवाइयों का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी किया। अमेरिका द्वारा एक पनडुब्बी को तारपीडो करना हिंद महासागर के और अधिक सैन्यीकरण का कारण बन सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन की नौसेना वहां मौजूद है और ये सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। छठा, श्रीलंका का कहना है कि उसने अमेरिकी विमानों को अपनी धरती पर ईंधन भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस तरह के अमेरिकी अनुरोध क्षेत्र के अन्य देशों के पास भी आएंगे, जिससे दक्षिण एशिया में संघर्ष बढ़ जाएगा। यदि भारत को क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में असमर्थ मान लिया जाता है, तो अन्य पड़ोसी मुल्क अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और देखना शुरू कर सकते हैं, जिससे भारत का क्षेत्रीय सुरक्षा मैट्रिक्स बिगड़ जाएगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कूटनीतिक रूप से भारत के पास अभी भी कई विकल्प हैं। फिर भारत क्या कर सकता है? उसे युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के साथ और गहराई से जुड़ना चाहिए। भारत भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बातचीत करने में असमर्थ हो, उसे इन समस्याओं से आगाह कराने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। दूसरा, भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बहाल करना चाहिए। इसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। ये ईरान के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ रहा है, लेकिन दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन के साथ अपने व्यवहार में अधिक रणनीतिक स्वायत्तता दिखा रहा है। तीसरा, पड़ोसी मुल्कों के आर्थिक संकट को पहचाना चाहिए और सक्रिय रूप से इसका समाधान किया जाना चाहिए, जैसा कि हाल के वर्षों में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत के दृष्टिकोण से स्पष्ट भी हुआ था। ऐसे दृष्टिकोण से बड़े लाभ होते हैं। चौथा, पूरे दक्षिण एशिया में आपूर्ति श्रृंखला और बाजार दोनों बाधित हो रहे हैं। भारत को विनिर्माण क्षेत्र के भीतर घटकों के उपयोग, सेवाओं की आउटसोर्सिंग, अंतर क्षेत्रीय निवेश, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के भीतर ही समाधान तलाशना चाहिए। क्षेत्र के भीतर आपूर्ति श्रृंखलाओं का समाधान खोजा जाना चाहिए।
और पांचवां, इस वर्ष क्वाड और ब्रिक्स दोनों के अध्यक्ष के रूप में भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो इन महत्वपूर्ण समूहों में इन विषयों पर चर्चा का नेतृत्व करे। अब समय आ गया है कि भारत इनमें दक्षिण एशियाई चिंताओं को आवाज दे और क्षेत्रीय आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा पर बातचीत की रूपरेखा खुद तैयार करे। याद रखिए, ये केवल तब हुआ था जब यूरोपीय देशों ने एक स्वर में बात की थी। तब सचमुच अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए अपनी योजनाओं से पीछे हट गया था। वैसे और भी बहुत कुछ है। वास्तव में मैंने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया युद्ध, पड़ोस की चुनौतियों के बारे में द हिंदू में एक लेख लिखा है और इसका लिंक नीचे दिया है। तो वर्ल्ड व्यू का क्या मानना है? कुछ संतुलन, कूटनीति और संवाद के लिए अपनी आवाज और संघर्ष के सभी पक्षों के साथ फिर से सलाह मशविरा करने के बाद भारत को युद्ध को समाप्ति के लिए और अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। लंबी अवधि में नियम बनाने और व्यवस्था के लिए एक संरचना तैयार करने में जो दुनिया का मार्गदर्शन करती है, उस संयुक्त राष्ट्र के पूरी तरह पतन को जाने को देखते हुए भारत का एक ऐसा भी लक्ष्य होना चाहिए। भारत को इस पश्चिम एशिया के युद्ध के अपरिहार्य आर्थिक पतन, ऊर्जा की कमी और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसी मुल्कों के भविष्य के विकल्प पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब वर्ल्ड व्यू में पढ़ने के लिए कुछ सिफारिशें। एक पुस्तक है, वास्तव में ये एक ऐतिहासिक पुस्तक जिसका नाम है इमॉर्टल, अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, जिसे स्टीवन आर वॉर्ड ने लिखा है, जो आपको आज ईरान के सशस्त्र बलों के लचीलेपन की अच्छी समझ देती है। दूसरी किताब पूरे क्षेत्र पर है, किम गटास की ब्लैक वेव, ये खासकर ईरान के बारे में है। फिर डैनियल येर्गिन की द न्यू मैप, एनर्जी, क्लाइमेट एंड द क्लैश ऑफ नेशंस है। और मैं आपसे उनकी पिछली 2 किताबों को भी पढ़ने का आग्रह करूंगी जो कुछ समय पहले लिखी गई थीं, जिसका नाम द क्वेस्ट और द प्राइज है। ये विशेष रूप से तेल और सभी तेल युद्धों के बारे में है। फिर फवाज गेरगेस की द ग्रेट बिट्रेयल, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट, और स्टीवन कुक की द एंड ऑफ एम्बिशन, अमेरिकाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द मिडल ईस्ट है। हमें उम्मीद है कि आपको ये किताबें उपयोगी लगेंगी। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड व्यू पर हमसे अगली बार फिर से जुड़ें। हमारी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।